लाल बहादुर शास्त्री, विश्वनाथ प्रताप, मुरली मनोहर जोशी और अमिताभ बच्चन। अगर हम पूछें कि इन चारों में कौन सा नाम अलग है तो आप झट से कहेंगे अमिताभ बच्चन। शायद इसलिए कि तीन का संबंध राजनीति से है और चौथे का फिल्मों से। लेकिन असल बात कुछ और भी है। पहले तो इन चारों में कॉमन चीज ये है कि ये सभी इलाहाबाद यानी आज के प्रयागराज लोकसभा सीट से सांसद रह चुके हैं। और चौथा शख्स इस मायने में अलग है कि उसने सियासत की इस ऐतिहासिक जमीन पर चुनावी जीत का जो रिकॉर्ड दर्ज कराया, उसे न ये तीन दिग्गज नेता कभी छू पाए और ना ही उसके 40 साल बाद आज तक कोई नेता तोड़ पाया। 1984 के लोकसभा चुनाव में अमिताभ बच्चन ने यहां हेमवती नंदन बहुगुणा को रिकॉर्ड 1,87,000 वोटों से हराया था। लेकिन बहुगुणा को हराना इतना आसान नहीं था। वो यहां से पहले भी जीत चुके थे, कई बार केंद्र में मंत्री और यूपी के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे और कभी पीएम पद के दावेदार भी थे। शायद यही वजह थी कि प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने इस सीट से अपना ट्रम्प कार्ड खेलते हुए उस दौर के सबसे चमकदार चेहरे और अपने पुराने दोस्त अमिताभ बच्चन को कांग्रेस के टिकट पर मैदान में उतार दिया था। अमिताभ की इस धमाकेदार जीत ने रातों रात उन्हें सिनेमा के पर्दे से सियासत का सुपरस्टार भी बना दिया। फिल्मों में गरीबी, बेईमानी और भ्रष्टाचार से लड़ने वाले एंग्री यंग मैन से अब असल जिंदगी में कुछ कर दिखाने की उम्मीदें बांधी जाने लगी थी। लेकिन रील और रियल में काफी फर्क है। ये उम्मीदें, ये सपने जल्द ही किसी शीशे के मानिंद चटक गए। 3 साल बाद ही अचानक अमिताभ बच्चन ने लोकसभा से इस्तीफा दे दिया और राजनीति को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। अमिताभ ने राजनीति क्यों छोड़ी, ये सवाल आज भी एक अबूझ पहेली। खुद अमिताभ की माने तो इसके पीछे बोफोर्स कांड की फजीहत नहीं बल्कि असम में उनके साथ हुआ एक वाकया जिम्मेदार था। लेकिन अमिताभ के चाहने वाले भी दूसरी थियरी यानी अमिताभ के बयान पर कम ही भरोसा करते हैं। और पहली वजह यानी बोफोर्स कांड में इतने सियासी पेंच हैं कि जितने सुलझाएं उतने नए सवाल पैदा होते जाते हैं। इन्हीं में से निकला एक अहम सवाल आज भी मौजूद है कि जिस गांधी परिवार के साये में अमिताभ ने कभी फिल्मी करियर शुरू किया था, जिसके घायल होने पर इंदिरा गांधी पल भर में दिल्ली से मुंबई पहुंच गई, जिस पर राजीव गांधी को भी इतना भरोसा था कि शादी से पहले इटली से आई उनकी दुल्हनिया सोनिया को 1-1.5 महीने तक अमिताभ के घर पर रखा गया था। और तो और राजीव ने पीएम बनने के 1 महीने के भीतर ही अमिताभ को राजनीति में बुला लिया। इतने प्रगाढ़ संबंधों के बीच आखिर ऐसा क्या हो गया कि वो भरोसा, वो दोस्ती और वो उम्मीदें टूटती चली गईं। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि अमिताभ ने सक्रिय राजनीति भले ही छोड़ी हो, राजनीति ने उन्हें कभी नहीं छोड़ा। उन पर किसी न किसी पार्टी की सरपरस्ती हमेशा बनी रही। लेकिन ये पार्टी कांग्रेस तो नहीं थी। राजीव के निधन के बाद से अमिताभ और गांधी परिवार के बीच रिश्तों में दरार कुछ इस कदर बढ़ गई कि अमिताभ सार्वजनिक रूप से गांधी परिवार पर कटाक्ष करने लगे और उधर से भी कोई कोताही नहीं बख्शी गई। यूपीए शासन में अमिताभ पर इनकम टैक्स के छापे और जुल्मो सितम खूब बढ़ गए थे। बहरहाल हम लौटते हैं आज के अहम सवाल पर कि अमिताभ ने राजनीति क्यों छोड़ी। कई बार बदकिस्मती भी चमकदार ड्रेस में आती है। हम बुरे वक्त की आहट को भी अच्छे दिनों की दस्तक समझ लेते हैं। शायद अमिताभ के साथ भी यही हुआ। 1984 में कांग्रेस को मिली जीत असल में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जनता में नाराजगी और हमदर्दी की लहर पर सवार होकर आई थी। सड़कों के सवाल यूं ही सुलग रहे थे। गरीबी, बेईमानी और भ्रष्टाचार से लड़ने वाले एंग्री यंग मैन के जिन किरदारों को भुनाकर अमिताभ संसद तक पहुंचे थे, उनकी भिड़ंत जमीनी हकीकत से होने लगी। इसी बीच बोफोर्स की चिंगारी आई। 1986 में भारत ने स्वीडन से 400 तोपें खरीदने का सौदा किया था। इसकी कीमत $1,30 करोड़ थी। बाद में एक रिपोर्ट ने सनसनी मचा दी कि इस सौदे में 64 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई थी।
प्रधानमंत्री राजीव समेत गांधी परिवार के करीबी लोग निशाने पर आ गए। एक रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि जिन लोगों के मार्फत राजीव को पैसे मिले हैं उनमें अमिताभ बच्चन और उनके लंदन निवासी भाई अजिताभ बच्चन भी शामिल हैं। इस खबर ने अमिताभ बच्चन के फिल्मी करियर और कमाई दोनों में आग लगा दी। राजीव कैबिनेट के वित्त मंत्री और इस खुलासे के दौरान ही 3 महीने के लिए रक्षा मंत्री बनाए गए विश्वनाथ प्रताप सिंह ने सिर्फ कांग्रेस ही नहीं छोड़ी बल्कि खुलकर राजीव के खिलाफ आ गए। इत्तेफाक से बीपी सिंह उसी जमीन से आते थे जहां से अमिताभ ने सियासी सफर शुरू किया था। इलाहाबाद की दीवारों पर अमिताभ का नाम बोफोर्स दलाल के रूप में लिखा जाने लगा। अमिताभ ने बोफोर्स की आंच लगते ही 1987 में ही सांसदी छोड़ दी, लेकिन 1989 के चुनाव में बीपी सिंह ने न केवल यह सीट जीती बल्कि प्रधानमंत्री भी बन गए। अमिताभ हमेशा से कहते रहे कि उनका इस घोटाले से कोई लेना देना नहीं और उन्होंने लंदन की अदालत में कानूनी लड़ाई जीतकर बोफोर्स के आरोपों से क्लीन चिट हासिल कर ली। लेकिन जनता का दिल जीतने में समय लगा। अब उन्हें फिल्में नहीं मिल रही थी और जो फिल्में बन रही थी उन्हें प्रोड्यूसर इस डर से रिलीज नहीं कर रहे थे कि लोग फिलहाल अमिताभ को देखना नहीं चाहते। 1987 में उनकी एक भी फिल्म रिलीज नहीं हुई, लेकिन 1988 में शहंशाह का हिट होना उनके लिए टर्न अराउंड साबित हुआ। लेकिन अगले ही साल तूफान, जादूगर और मैं आजाद हूं जैसी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धड़ाम हुई। बड़े प्रोड्यूसर्स के हाथ खींचने से मायूस अमिताभ ने केसी बोकाड़िया जैसे नए फिल्म निर्माताओं पर दांव लगाया। 1990 में आई आज का अर्जुन हिट हुई, लेकिन आगे फिर फ्लॉप का सिलसिला। उधर गांधी परिवार को इससे भी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। लोकसभा चुनाव में सत्ता गई, पर इटली के बिजनेसमैन ओत्तावियो क्वात्रोकी के साथ रिश्तों के सवाल ने पीछा नहीं छोड़ा। राजीव गांधी के निधन के बाद तो अमिताभ और गांधी परिवार के बीच दरार बढ़ती ही चली गई। रशीद किदवई की किताब नेता अभिनेता बॉलीवुड स्टार पावर इन इंडियन पॉलिटिक्स में अमिताभ और गांधी परिवार के रिश्तों की खूब पड़ताल की गई। इसमें लिखा है कि अमिताभ की मां तेजी बच्चन की बदौलत ही इलाहाबाद से दिल्ली तक दोनों परिवार करीब आए थे, लेकिन तेजी के निधन पर गांधी परिवार का कोई सदस्य नहीं गया। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के चौथे खंड दशद्वार से सोपान तक का हवाला देते हुए किदवई बताते हैं कि सरोजनी नायडू ने 1942 में हरिवंश राय और उनकी पत्नी तेजी कौर सूरी को पहली बार नेहरू परिवार में आमंत्रित किया था और वहीं से तेजी और इंदिरा के बीच आजीवन बनी रहने वाली दोस्ती की शुरुआत हुई। लेकिन साल 2000 आते आते इन दो परिवारों में देखा देखी भी बंद हो गई। अमिताभ तो सार्वजनिक रूप से कहने लगे कि वो लोग राजा हैं और हम रंक हैं। साल 2004 में जया बच्चन ने एक रैली में कहा कि जो लोग हमें राजनीति में लाए वो हमें मझधार के बीच छोड़ गए। जब हम मुसीबत में थे तो उन्होंने हमसे किनारा कर लिया। वे लोगों को धोखा देने के लिए जाने जाते हैं। उनके ऐसे बयान पर कई बार कांग्रेस ने भी पलटवार किया। गांधी परिवार ने भी परोक्ष रूप से जताया कि अमिताभ बच्चन ने उनके बुरे वक्त में भी साथ नहीं दिया। दोनों परिवारों के बीच तल्खी का एक उदाहरण ये भी है कि 18 फरवरी 1997 को प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा की शादी होनी तय हुई थी। उससे एक दिन पहले यानी 17 फरवरी को ही अमिताभ बच्चन ने अपनी बेटी श्वेता और उद्यमी निखिल नंदा की शादी तय कर दी। कई कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि बच्चन का ये फैसला प्रियंका गांधी की बहुचर्चित शादी को ओवरशैडो करने के लिए था। बहरहाल कांग्रेस से छिटकने के बाद अमिताभ बच्चन ने समाजवादी पार्टी से नजदीकियां और फिर गुजरात के मुख्यमंत्री और अब के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भरोसा हासिल किया, लेकिन खुलकर राजनीतिक पाले में अब कभी नहीं आए। इस सवाल पर कि उन्होंने 1987 में राजनीति क्यों छोड़ दी, बच्चन ने अपने एक ब्लॉग में ये जताने की कोशिश की कि इसके पीछे बोफोर्स नहीं बल्कि असम की एक दिलचस्प घटना थी। उन्होंने लिखा कि 1987 में असम दौरे पर मेरा हेलीकॉप्टर गलत डेस्टिनेशन पर उतरने को मजबूर किया गया। यह अपोजिशन का काम था। एक यंग स्टूडेंट घेरा तोड़ने में कामयाब हो गया और वो दौड़कर मेरे पास आया और एक कागज का टुकड़ा फेंक गया। इसमें लिखा था, मिस्टर बच्चन, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं, लेकिन मैं आपकी पार्टी के साथ नहीं हूं। प्लीज आप स्टेट छोड़ दीजिए। आप मेरी जिंदगी को कठिन बना रहे हैं क्योंकि मैं दो इच्छाओं के बीच फंसा हुआ हूं। अमिताभ ने लिखा कि इस पर्ची ने मुझे अंदर से हिला दिया और मुझे लगा कि मैं एक साथ दोनों भूमिकाओं के साथ न्याय नहीं कर पा रहा और मुझे राजनीति छोड़ देनी चाहिए, और मैंने राजनीति छोड़ दी।
सच्चाई जो भी हो दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। चलते चलते वीडियो लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर डालिए। कमेंट बॉक्स में आपकी हर प्रतिक्रिया का स्वागत है। शुक्रिया, नमस्ते, आभार।